नमस्कार। मैं सुधांशु शेखर आप सबों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मदर्स डे मातृ दिवस है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और दुनिया की सभी माताओं को मेरा प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान सर्वोपरि माना गया है। माँ को स्वर्ग से भी ऊंचा, देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। माँ को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे लिए हर दिन माँ का दिन है, हर दिन मातृ दिवस है। बावजूद इसके पश्चिम के लोगों ने एक दिन को मातृ दिवस बनाया है मई के दूसरे रविवार को। तो चलिए उसी बहाने हम माँ के प्रति अपने प्रेम, आदर, सम्मान को और प्रगाढ़ बनाने का यत्न करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। आज हमने इस दिवस पर आपसे चर्चा के लिए जो विषय चुना है वह है कोरोना से जंग नानी के संग। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। हम लोग भी इससे काफ़ी पीड़ित हैं। हम यह देखेंगे कि किस तरह से नानी की शिक्षाएं हमें कोरोना से जंग में मदद कर रही हैं। ये आज का हमारा विषय होगा। उसके पहले मैं आप लोगों को अपने छोटे भाई BN मंडल विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में शोधार्थी सौरभ कुमार चौहान जी के द्वारा आज बनाए गए एक वीडियो, छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। के नहीं कहूं ये जो दिल। इस वीडियो में ये जिन्हें आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये मेरी नानी सिया देवी हैं और इसमें मेरी माताजी, मेरी मौसियाँ और मेरी मामी लोग सभी आई हैं। मेरे जीवन पर इन सबों का अमिट प्रभाव पड़ा है। माँ रंजन सिंह ने मुझे जन्म दिया है और मेरा लालन पालन मेरी नानी सिया देवी ने किया है, जिन्हें मैं माय कहकर बुलाता हूँ। नानी जी का अगस्त 2017 में निधन हो गया है। इसके बावजूद मैंने
यह वाक्य कहा कि माय कहकर बुलाता हूँ, क्योंकि आज भी एक भी ऐसा दिन नहीं जब हमें उनकी याद नहीं आती है, और एक भी ऐसा क्षण नहीं जब मैं उन्हें अपने आसपास, अपने अंतरतम में, अपनी अंतरात्मा में महसूस नहीं करता हूँ। और जो कुछ भी मैं करता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें, वो तमाम उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं से निर्देशित, उन्हीं से प्रेरित होती हैं। तो ये नानी जी के निधन के बाद हमने यह छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित कराई थी। इसमें नानी जी से जुड़ी विभिन्न कहानियों को हमने प्रस्तुत किया है, और साथ ही एक कहानी हमारे नाना जी से भी जुड़ी हुई है। नाना जी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह जी, उनका भी मेरे जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बहरहाल आज हम देखेंगे कि किस तरह कोरोना के इस संकट में नानी की बातें हमारे लिए मददगार हो रही है। पिछले दिनों हमने लॉकडाउन 1 के दौरान नानी के संबंध में एक फेसबुक पोस्ट लिखा था, जिसे मधेपुरा के हमारे कुछ साथियों ने अपने अखबारों एवं ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स में स्थान दिया है। मैं उन सबों के प्रति भी आभार व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। ये हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित हुआ था, दादी नानी की कहानियों से कोरोना का होगा खात्मा। इसके लिए मैं हिंदुस्तान अखबार के सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कोसी टाइम्स ने इसे शीर्षक दिया था, नानी के नुस्खे से जीत लेंगे जंग, इसलिए नानी को हाँ, कोरोना को ना। बिहार की आवाज़ ने कोरोना से जंग, नानी के संग, नानी को हाँ, कोरोना को ना शीर्षक से इसे प्रकाशित किया था। जन जन की आवाज़ ने इसे कोरोना से जंग, नानी के संग, नानी को हाँ, कोरोना से को ना इस शीर्षक से प्रकाशित किया था। मधेपुरा लाइव न्यूज़ ने इसे कोरोना से लड़ाई, नानी ने नुस्खा बताई शीर्षक से प्रकाशित किया। इसी तरह न्यूज़ एक्सप्रेस नाउ, BNMU संवाद, मधेपुरा खबर, मधेपुरा टाइम्स सहित कई ऑनलाइन पोर्टल्स ने हमारी इन बातों को स्थान देकर हमें अनुग्रहित किया। मैं उन सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है। एक तरफ कोरोना का भय और दूसरी तरफ लॉकडाउन में अपने आप को एक कमरे में कैद कर रखने की मजबूरी। ऐसे में मुझे नानी की बताई बातों ने काफी मदद पहुंचाई, और आप सभी भी महसूस करते होंगे
कि आपकी नानी, आपकी दादी, मौसी, फुआ, जो भी बड़े बुजुर्ग जिनसे आपका लगाव रहा होगा, उनमें भी आपने कुछ बातें देखी होंगी जो आज इस जंग में हमारी मदद कर सकते हैं। बहरहाल मैं नानी से जुड़ी कुछ बातों को आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे। नानी ने अपने हाथ में जय हिंद लिखवा रखा था, गोदना, जय हिंद। और यह देश के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। और आज कोरोना से जंग में जिस बात की सबसे अधिक ज़रूरत महसूस हो रही है वह देश प्रेम की ही ज़रूरत महसूस हो रही है। और देश प्रेम का मतलब कागज के किसी टुकड़े या ग्लोब पर बने किसी मानचित्र से प्यार करना भर नहीं है, बल्कि देश प्रेम का मतलब देश के सभी नागरिकों, सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी तालाबों, झरनों पहाड़ों, सब कुछ से प्रेम करना है। और आज इस देश प्रेम की भावना की काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। यदि हम देश प्रेम से ओतप्रोत होंगे तभी हम देश के दूसरे नागरिकों की सुविधाओं के लिए अपनी सुविधाओं का त्याग कर सकेंगे। आज ये जरूरी हो गया है। आज हमारे हजारों लाखों मजदूरों, किसानों, छोटे छोटे व्यापारियों, खुदरा दुकानदारों, कामगारों, वे तमाम लोग जो अपना जीवन यापन दैनिक मजदूरी के द्वारा, श्रम के द्वारा करते हैं, या यूं कहें कि जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, उनके लिए संकट आ गया है। इनसे मुकाबला सिर्फ सरकारी माध्यमों से 1000-2000 रुपये भेजने से नहीं हो सकता है। इसके लिए देश के सभी लोगों, खासकर जो सक्षम तबका है, उसके अंदर देश प्रेम की भावना का विकास करना होगा, ताकि वो अपना त्याग कर सकें और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें कुछ दे सकें। तो देश प्रेम की ज़रूरत। दूसरी बात कि जब हम में देश प्रेम होगा तो कभी भी हम लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर सभाएं नहीं करेंगे और कोरोना की आशंका होने के बाद छिपते नहीं फिरेंगे।
बल्कि खुद सामने आकर हम उसका इलाज करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि दूसरे लोगों को यह नहीं हो। यह देश प्रेम की भावना ही है कि आज हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सें, पुलिसकर्मी, डाककर्मी, सफाई कर्मी एवं तमाम लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ खबरें मिल रही हैं कि कई प्राइवेट डॉक्टर्स आज घरों में बंद हैं। क्यों? देश प्रेम का अभाव है। अगर उनमें देश प्रेम की भावना होती तो वे आगे बढ़कर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आते। तो देश प्रेम जरूरी है। दूसरी बात कि नानी हमेशा कहती थी कि इलाज से परहेज अच्छा होता है। कोरोना ने भी हमें यही समझाया है। कोरोना का कोई समुचित इलाज आज तक सामने नहीं आया है। एक ही इलाज है, परहेज। आप अंदर, कोरोना बाहर। घर में रहें, सुरक्षित रहें, संक्रमण फैलने से रोकें। तमाम जो उपाय बताए गए हैं, हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से धोना एवं अन्य सभी चीज़ों को संक्रमण मुक्त रखना, तमाम उपायों को बचाना, यानी परहेज, वही कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता है। और यदि हम संयम, शुचिता एवं सादगी पर आधारित पारंपरिक जीवन शैली को अपनाएंगे तो हम कोरोना सहित सभी महामारियों से सहज ही बच पाएंगे और स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन का आनंद ले सकेंगे। अब तीसरी बात, कोरोना काल में जो शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है वह है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। पता नहीं WHO ने क्या सोचकर यह शब्द दिया, लेकिन यह सामाजिक दूरी नहीं, वास्तव में भौतिक दूरी या स्पर्श की दूरी है। तो यह दूरी रखते हुए भी हमें भावनात्मक दूरी नहीं रखनी है। भौतिक धरातल पर, स्पर्श के धरातल पर आप दूर रहें, लेकिन अपने प्रियजनों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। और प्रियजनों में भी प्रेमी और प्रेमिका से अधिक अपने घर के बड़े बुजुर्गों, नानी दादी, नाना दादा, उनकी भावनाओं का ख्याल रखिए, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए और बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखिए। ये भावनात्मक लगाव, यह भी हमने अपनी नानी और नानी से भी यह बात अधिक नाना जी से सीखी है मैंने। नाना जी हमेशा हमें बहुत सारी बातें सिखाते रहते थे। मैं प्रायः सुबह नाना जी के साथ शतरंज खेलता था और रात में हम उनके साथ
रामायण एवं महाभारत की कहानियाँ सुनते थे, पढ़ते थे और बहुत भावनात्मक जुड़ाव, और ये भावनात्मक जुड़ाव आज कोरोना के लिए ज़रूरी है। और ख़ास बात यह है कि उस समय जब घरों में वो छोटे छोटे बच्चों को, एक आध बार हमें भी हुआ था, वो माता चेचक, वो दाना दाना ये सब जब होता था तो नानी हमें एक कमरे में एक बिछावन पर वो रखती थी, हमें सबसे अलग रखा जाता था, लेकिन उस दौरान वो हमारा और ज़्यादा ख्याल रखती थी भावनात्मक रूप से। वो हमेशा हमारे आसपास रहती थी और हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखती थी। मैं अगर नींद में भी होता था, नींद खुलती थी तो सामने नानी नज़र आती थी, वो बैठ के मैं पंखा झेलना या गूगल वो धुमना धूप बत्ती ये सब जलाती थी, खल्ली तीसी का वो जलाती थी, नीम का कुछ कभी कपूर क्या क्या सब करती थी, वो तमाम चीज़ें, लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़ाव। आज यह ज़रूरी है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, हम उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएं। गांधी जी ने भी कहा है, रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं, बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। तो कोरोना पीड़ितों के साथ हम सद्व्यवहार करें, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें और उन्हें इस संकट से उबरने में मदद करें। आप जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है कोरोना से, और जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी। तो अगर हम पीड़ितों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सद्व्यवहार करते हैं, तो उन्हें मानसिक सबलता मिलेगी और इस मानसिक सबलता के बल पर वो कोरोना से जंग में जीत जाएंगे। चौथी बात, भारतीय परंपरा में स्वच्छता को देवत्व के समतुल्य माना गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश में स्वच्छता मिशन चलाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह स्वच्छता मिशन हमारे दिलो दिमाग पर नहीं उतर पाया। झाड़ू लेकर फोटो खिंचाने के फैशन में ही ज़्यादा रह गया। तो ज़रूरी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री के उस मिशन को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में अपने जेहन में उतारें। और स्वच्छता ही देवत्व है, यह बात तो हमारे चेतना में गहरे बैठी हुई है। हमारी पूरी परंपरा सुचिता का संदेश देती है। बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, हिंदू परंपरा, योग दर्शन सभी। और नानी का यह दृढ़ विश्वास था, स्वच्छता को काफी महत्व देती थी। प्रत्येक सुबह वह खुद झाड़ू लेकर पूरा आंगन द्वार और वो
घर से बाहर जाने का रास्ता, उसको हम लोग डेढ़िया बोलते थे। डेढ़िया वो होता था, वो रास्ता जो गली सब को झाड़ू से वो साफ कर देती थी। नियमित रूप से गोबर से फिर प्रत्येक पर्व त्योहारों में और यूँ भी अलग अलग अवसरों पर गोबर से निपाई करती थी। और नानी के कपड़े भले ही वो पुराने ही क्यों ना हो, फटे हुए ही क्यों नहीं हो, कई बार मैंने नानी को फटे ब्लाउज और फटी साड़ियाँ पहनी हुई देखी है, लेकिन चक चक उसको बोलती थी, फह फह उनके शब्दों में, चकाचक। ये स्वच्छता के प्रति और वो तमाम प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करती थी, जैसे काली मिट्टी, उससे बाल साफ करना। इन सब पर हम कभी फिर बात करेंगे। स्वच्छता, और हमेशा चाहती थी कि हम जूते चप्पल खोलकर घर में कमरे में प्रवेश करें। रसोई घर में किसी भी कीमत पर जूता चप्पल पहनकर नहीं घुसें। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोएं। शौचालय और स्नानघर को साफ रखें। इन तमाम नियमों को वो कड़ाई से पालन करती थी। मेरे अलावा और किसी भी व्यक्ति को यह हिम्मत नहीं थी कि नानी के बनाए इन स्वच्छता नियमों को वो तोड़ सके। सिर्फ मैं ही अज्ञानतावश, या यूं कहिए कि दुलारवश, ज़्यादा दुलार बिगाड़ देता है आदमी को, तो जानबूझ के भी कि पूरा चौका लगा और मैं चप्पल पहन के घुस गया। एक तो अब क्या, मेरी अज्ञानता भी, शरारत भी, और मुझे थोड़ा मज़ा भी आता था नानी को सताने में, क्योंकि वो मुझे डांटती ही नहीं थी। मैं कुछ भी क्यों ना कर दूं तो मैं चाहता था कि कुछ तो बोलती नहीं थी। वही काम कोई दूसरा कर दे तो वो सर पे एकदम पृथ्वी उठा ले, उस आदमी का मुंह नोच ले वो, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहती थी। और दीवार, उस समय हमारे घर मिट्टी के होते थे, और दीवार वो बांस और खड़ से बने होते थे, चकाचक, और मैं मूर्खतावश उसे भड़ाम लात मारता था और वो चकनाचूर हो जाता था, टूट जाता था, और फिर नानी उसे लेपती थी, फिर चकाचक बना देती थी। तो अभी सब इस पर फिर हम लोग कभी बात करेंगे। पांचवी बात कि अभी लॉकडाउन में आप देखते हैं कि वे सभी लोग भी परेशान हैं जो सुबह सुबह सैर के लिए पार्कों में जाते थे। वे लोग परेशान हैं, हम सैर कैसे करें, स्वास्थ्य उनका गड़बड़ा रहा है, टहलना जरूरी है। लेकिन यहां मुझे नानी की याद आती है। इतना अच्छा स्वास्थ्य भगवान सबों को दे। अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को छोड़कर
जो उम्र के कारण भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, वो कभी बीमार नहीं पड़ी और मैंने उन्हें कभी भी दिखावटी व्यायाम करते नहीं देखा। वो दिखावटी व्यायाम करने और टहलने में विश्वास नहीं करती थी, वो उत्पादक श्रम करती थी। वो पूरे परिसर को, पूरे घर आंगन द्वार को झाड़ू लगाना, जांता चक्की में दाल पीसना, ऊखल में चावल कूटना और वो मथानी से घी निकालना। हमारे मामा जी भैंस पालते हैं, वो घी निकालती थी नानी। और पूरे पड़ती जमीन, बाड़ी झाड़ी सब में साग सब्जी एवं पपीता, ये सब फल, ये सब लगाना, ये उनका शारीरिक श्रम था, ये उनका व्यायाम था। और उससे भी जो समय बचे तो गांधी जी का चरखा, वो सूत कताई, नियमित रूप से सूत काटती थी, ये उनके देश प्रेम का हिस्सा था, नानाजी के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था, सूत काटना। और आज लॉकडाउन में हमें इन्हीं आदतों को अपनाना पड़ेगा और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, हमारे जीवन के लिए भी अच्छा है। तो एक संदेश कि वो घर में वो साइकिल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कहीं वो साइकिलिंग नहीं करने से अच्छा है कि उत्पादक श्रम करें। और गांधी जी ने भी शारीरिक श्रम पर बहुत महत्व दिया है कि बिना कमाए, बिना शारीरिक श्रम किए जो खाता है वो चोर है। तो मैं भी यह उपदेश ही ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे आचरण में भी ये बातें थोड़ी कम हो गई हैं। वैसे मैं भी बचपन में नानी के साथ तमाम बागवानी में और फूल लगाने में, सब्जी लगाने में, सबों में मदद करता था। अब थोड़ा कम हो गया है, फिर मैं भी उतारूंगा जीवन में, मेरे जीवन में भी सुधार करने का प्रयास, और आप भी इसे करें। छठी बात जो अब आखिरी बात आज की इस चर्चा की, कि नानी आपातकाल के लिए, आपात दिनों के लिए कुछ कुछ चीज़ें, खाद्य पदार्थ तैयार करके रखती थी। खास करके उस समय झकास होता था, झकास, झकास मतलब वो झकास कहते थे हम लोग कि लगातार जब कई दिनों तक बारिश होती थी और सूरज निकलने का नाम ही नहीं लेता था। कभी नानी कहती थी कि इस शनिचर के झड़ लादने छे, अब 7 दिन चलतो, 27 लग जेतो। 7 दिन तक दिन रात मूसलाधार बारिश। अब ना तो घर में वहाँ गैस चूल्हा होता था हम लोगों के यहाँ, और ना तो ये राजमा और पनीर और सोयाबीन। गांव, हमारा गांव नानी गांव, तो नानी क्या करती थी, इन आपात दिनों के लिए सबसे पहले तो वो गोईठा जमा करके, बड़ा बड़ा ये करके एक बनाती थी, गोठल्ला, गोईठा जमा करके रखती थी। वो मकई का जो गोलरी कहते थे उसको हम लोग, वो दाना निकालने के बाद जो बचता है वो जमा करके रखती थी। फिर मकई का जो डंठल होता है उसको गांव में लरेठा बोलते हैं, वो लरेठा जमा करके रखती थी। कुछ कुछ वो
सूखी लकड़ियाँ कटवा के रखती थी। वो बड़ा वो घर में वो क्या करती थी कि वो तो सभी घर तो हम लोग के फूस के थे, लकड़ियों के घर, तो उसी में ये दे करके बना करके थोड़ा ऊंचाई पर दे के ऊपर पर ऐसे रखवा देती थी, छत टाइप का बना करके। तो ईंधन का प्रबंध करके रखती थी ताकि बरसात के दिनों में हमें ईंधन की दिक्कत नहीं हो। और खाने में क्या बनता था, वो घट्टा। आजकल जो है ओट्स जो चला है, गजब का पैसा है ओट्स, हमको भी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे वो उसमें घट्टे का स्वाद नजर आता है। नानी का जो घट्टा में हम लोग दाल मिलाकर सुरखते थे, तो घट्टा खाते थे। वो दर के वो रखती थी, वो मकई का ये सत्तू, चना जौ गेहूँ सत्तू बना के रखती थी। भुंजा उनका हमेशा बना रहता था, सालों भर हम लोग शाम में वो भुंजा खाते थे। और हमारे मामा जी भी प्रत्येक दिन भुंजा खाते खाते गांव टहलने जाते थे। और सबसे बड़ी बात कि इन दिनों में सब्जी कहाँ से खाएंगे, तो नानी वो जूड़ी बना कर रखती थी। जूड़ी साग में वो बेसन उसन दे के, क्या लंबा लंबा, बहुत मज़ेदार होता था, चूसते थे हम लोग। मछली का स्वाद उसके सामने में फेल है। और उसको सुखौता बोलते थे, एक सुखौता बना कर रखती थी, गोभी को सुखा के उसे हम लोग बनाते थे। बड़ी तो नानी का बड़ी तो खैर कहने और क्या, इन तमाम चीज़ें वो बना के रखती थी। आम का अमौठ बना के रखती थी, अचार बना के रखती थी, फिर पकवान पेड़ा तिलवा आदि वो पर्व त्योहारों के में बनाती थी। ये तमाम चीज़ें आपातकाल में हम लोग खाते थे, आनंद लेते थे। और सबसे ज़्यादा आनंद आता था पिट्ठी खाने में। वो पिट्ठी क्या होता था, वो ये क्या बोलते हैं, महुआ को वो कैसे दे करके उसमें छोटा छोटा वो आटे को गूंथ करके वो देती थी। पिट्ठी खाते थे हम लोग, खेरी का भात खाते थे। इन तमाम चीज़ें तो अब जिन जो अभी अब बाज़ार बंद जैसे लॉकडाउन में हो गया था बहुत ज़्यादा, अब तो खुल गया है। तो उस समय में जिन माँ बहनों को ये आदतें होंगी, जिनके घर में ऐसी व्यवस्था होंगी, तो उन्हें लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी आपको 1 महीने का लॉकडाउन करना है, कर दीजिए, हम जूड़ी खाएंगे, हम अमौठ खाएंगे, हम दाल भात अचार खा लेंगे, हम बड़ी खा लेंगे, हम पापड़ खा लेंगे। और चिप्स, अरे चिप्स तो भूल ही गया मैं, आलू का चिप्स बना के वो अपने घर में बनाती थी। आज तो वो हल्दीराम और ये भुजिया ये सब ठग बाजारवाद है। तो घरों का ये लघु कुटीर उद्योग, इसे बचाने की ज़रूरत है। और अगर घर घर में ये तमाम चीज़ें बनने लगेंगी तो फिर हमें बड़ी बड़ी कंपनियों पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए मैं नानी जी को पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबों को फिर से मातृ दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का हमारा यह समय ठीक से बीत रहा है, हम सुरक्षित हैं और आप भी सुरक्षित रहें, घर में रहें। और मुझे तो नानी की बातें काफ़ी सुकून दे रही हैं। आपको भी आपकी नानी दादी ने ऐसी कई बातें बताई होंगी और संभव है कि उस समय
आपको उनकी ये बातें पुरातन पंथी लगी हों, बकवास लगी हों, लेकिन आज फिर से उन्हें याद कीजिए। वे बातें आपके दिलों को सुकून देंगी और परिवार एवं समाज को राहत भी। कुछ याद कीजिए, कुछ सृजन कीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए, और कुछ याद आए तो हमें भी बताइए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।